नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थीगण को, विषय बहनों को, विद्वान साथियों को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमारे विद्यार्थीगण कर रहे होंगे, उनको सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से विद्यार्थीगण आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे होंगे, आने वाली वैकेंसियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी के आधार पर अपना टॉपिक चल रहा होगा। वर्ण विचार स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा बिंदु है विद्यार्थीगण, याद रखना। तो आइए ज़्यादा आपसी वार्तालाप इधर उधर ना कर अपने बिंदु की तरफ चलते हैं। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे मुखाग्र का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है? ओष्ठ होता है, यानी ओठ होता है। ध्वनि का अपना निकलने का एक साधन या माध्यम होता है, क्योंकि जो ध्वनि निकलती है, पहले निकलती है तो कहाँ आती है? कंठ में। कंठ के बाद कहाँ आती है? मूर्धा, जो हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण क्या होता है? जीभ का ऊपरी हिस्सा जो दीवार होता है, यानी जिसे छत कहा जाता है, फिर तालु, फिर दंत, फिर ओष्ठ होता है। आइए आज उसी बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। क्या विद्यार्थीगण, हमेशा हमेशा प्रश्न आज का ये होगा, ओष्ठ की क्रियाशीलता ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर विद्यार्थीगण, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, कितने? दो। एक होता है विद्यार्थीगण वृत्तमुखी और एक क्या होता है विद्यार्थीगण? अवृत्तमुखी। बहुत ध्यान से सुना, अवृत्तमुखी। हर एक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे और वो आपको हमेशा और हमेशा याद भी हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, वृत्तमुखी का मतलब होता है, प्रिय दोस्तों, गोलाकार, और अवृत्तमुखी का मतलब होता है अगोलाकार। इसका मतलब क्या है? जी हाँ, आज हम बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण और हमेशा समझ जाओगे। हमेशा और हमेशा याद रखना प्रिय दोस्तों, हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आपको पता है कितनी होती है? 11 होती है। इसी 11 पर आज हम चर्चा कर लेंगे। आ हम कह सकते हैं, ई हम कह सकते हैं, उ हम कह सकते हैं, प्रिय विद्यार्थीगण, री हम कह सकते हैं, ए, ओ, और क्या होता है? औ होता है। 11 स्वर देखना। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, ये जो 11 स्वर आपके स्क्रीन के सामने दिख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थीगण, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा 11 स्वर में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारा जो मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा ओष्ठ है, वो मूवमेंट होता है, वो क्रियाशील होता है सिर्फ, और कोई विभाग मूवमेंट नहीं होता है। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ वृत्तमुखी गोलाकार, अवृत्तमुखी अगोलाकार। तो 11 स्वरों में से ऐसे कितने स्वर हैं जिनको पढ़ते समय हमारा ओठ गोल घूमता है, गोल की आकृति में घूमता है। तो गोल की आकृति में जहां घूमेगा वही वृत्तमुखी, और जहां नहीं घूमेगा वो क्या होगा? अवृत्तमुखी। तो प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना। अब इनमें से याद रखना कितने ऐसे स्वर होंगे जिसको पढ़ते समय हमारा ओठ गोल घूमेगा। तो याद रखना, जैसे हम पढ़ते हैं ऊ, याद रखना ऊ, तो हम पढ़ेंगे बड़ा ऊ। देखो यहाँ 2 में घूमा, फिर हम देखो विद्यार्थीगण करते हैं ओ, फिर हम करते हैं आओ। इन चारों में विद्यार्थीगण देखो हमारा ओठ गोल घूम रहा है, लेकिन पढ़ो आ ई री ए। अब इसमें ओठ गोल नहीं घूमेगा। तो जिसको पढ़ते समय ओठ हमारा गोल की आकृति का घूम जाए वही क्या होता है विद्यार्थीगण? हमारा वृत्तमुखी। तो आइए जरा देखिए, ऊ, फिर हम क्या कर देते हैं? ओ, और फिर क्या लिख देते हैं? औ। ये चारों क्या है विद्यार्थीगण? वृत्तमुखी। और बाकी जो बचा हमारा क्या होता है? अवृत्तमुखी होता है। बाकी जो बचा विद्यार्थीगण, जैसे मैंने लिखा छोटा, जैसे मैंने लिखा बड़ा, जैसे मैंने लिखा छोटी, जैसे मैंने लिखा बड़ी ई। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, बड़ी ई। फिर मैंने लिखा क्या? यहाँ री, फिर लिखा ए, फिर लिखा ए। प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थीगणों, याद रखना, कभी घबराना नहीं आपका दोस्त, जब तक आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होता रहेगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वृत्तमुखी जो होती है इसकी संख्या 4 होती स्वरों की, और इनकी संख्या 2 2 4 2 6 कितनी होती है? 7। जब इनको जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी?
11। आपसे पूछेगा वृत्तमुखी कितने होते हैं? 4। अवृत्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। आइए एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, बहुत प्यारा बिंदु है, उस बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थीगण, एक होता है हमारा क्या? आगत स्वर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक क्या होता है हमारा? आगत स्वर। आगत स्वर, ये इसे क्या कहा जाता है? आगत स्वर। विद्यार्थीगण ध्यान सुना, आगत स्वर को ही याद रखना विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है। इसे ही, बहुत ध्यान सुना, इसे ही विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है। इसे ही विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है। विदेशी भाषा का स्वर कहा जाता है प्रिय विद्यार्थीगण। इसे ही हम कहें आगत स्वर कहा जाता है। आगत स्वर कहा जाता है। और इसे ही हम कहें मेहमान स्वर कहा जाता है। मेहमान स्वर कहा जाता है। इसे ही हम कहें विद्यार्थीगण गृहीत स्वर कहा जाता है। गृहीत स्वर कहा जाता है। अब हम बात करें विद्यार्थीगण, जो आगत स्वर होता है वो वृत्तमुखी में भाग लेता है कि अवृत्तमुखी में? तो आगत स्वर याद रखना, वो किसमें भाग लेता है? वृत्तमुखी में भाग लेता है। यानी यहाँ ओठ हमारा गोल तो नहीं घूमता है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा याद रखना कि जो आगत स्वर होते हैं विदेशी भाषा के स्वर होते हैं। जैसे हम अपने यहाँ इसको अपना लिए तो आगत स्वर नाम पड़ा, और उसी लिए इनको हम वृत्तमुखी स्वर में रखते हैं। और आइए इसके ऊपर आपसी वार्तालाप करते हैं। पर याद रखना, अगर पूछे वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं, वहाँ 4 बताना है, लेकिन अगर पूछे आगत स्वर किसमें भाग लेता है तो आप बताएंगे वृत्तमुखी। आइए विद्यार्थीगण, इसी जैसा सिंबल एक होता है, हम कहते हैं बड़ा लिख कर चंद्रमा जैसा ये सिंबल लगा देते हैं। इसे क्या कहा जाता है प्रिय दोस्तों? इसे क्या कहा जाता है? चंद्रबिंदु। इसे क्या कहा जाता है? चंद्रबिंदु कहा जाता है। हमेशा और हमेशा याद रखना, चंद्रबिंदु का दूसरा नाम ही इसे और क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय विद्यार्थीगण? अनुनासिक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो चंद्रबिंदु है हमेशा और हमेशा जिसे अनुनासिक कहा जाता है, इसका जो विलोम होता है प्रिय विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान से सुनना, इसका जो विलोम होता है विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है विद्यार्थीगण। ये क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है प्रिय दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछे अनुनासिक का विलोम क्या होता है या चंद्रबिंदु का विलोम क्या होता है, तो याद रखना अनुनासिक या चंद्रबिंदु का विलोम अनुसार होता है। तो पॉइंट कर एक बिंदु लिख रहा हूं प्रिय दोस्तों कि अनुस्वार का विलोम अनुनासिक होता है। अनुस्वार का विलोम अनुनासिक होता है प्रिय दोस्तों। अनुस्वार का विलोम क्या होता है? याद रखना, अनुस्वार का विलोम क्या होता है? तो अनुस्वार का विलोम क्या होता है प्रिय दोस्तों? अनुनासिक होता है। तो याद रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी कक्षा आज तक यहीं तक होगी। फिर हम नेक्स्ट दिन अगला स्वर लेकर आएंगे, आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होंगे प्रिय विद्यार्थीगण। तब तक आप भी जहाँ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वैकेंसी जल्द देखने को मिलेंगी, परेशान मत होना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ विद्यार्थीगण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।